हेलो कप्तानो, कैसे हैं आप लोग। एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विथ योगिता मुकाती पर। हम अगर बात करें तो हम प्रीवियस जो लेसन कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में हम जिस आर्टिकल तक आ गए हैं वो आर्टिकल नंबर 35 है। 35 जहाँ समाप्त हो रहा है वहाँ मूल अधिकार समाप्त हो रहे हैं। भाग की बात करें तो भाग एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग दो नागरिकता, भाग तीन मूल अधिकार, और आज हम पढ़ेंगे भाग चार, है ना, जिसके अंदर 36 से 35 तक है, सॉरी 36 से 51 तक है, जिसे हम नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम डीपीएसपी भी कहते हैं। डीपीएसपी, ठीक है। यह जो है ये मूल अधिकार के पूरक होते हैं। टीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जितने टॉपिक पढ़ा दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल भाग एक, भाग दो, भाग तीन, इन सब के मैंने लगभग लगभग एमसीक्यूज भी करवा दिए हैं। ठीक, आज हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, कल हम इसके एमसीक्यू करेंगे। पॉलिटी इस चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। यदि कुछ पोर्शन बच जाता है तो आप यकीन मानिए, जब नेक्स्ट सबसे लास्ट में मैराथन क्लास होगी उसके अंदर मैं सारे एमसीक्यू आपको करा दूंगी। यह मेरा वादा है आप लोगों से कि जो कॉम्पिटिटिव में आएगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा। भले ही हूबहू ना आए लेकिन आएगा इसमें से ही, और अगर नहीं आया तो फिर वो क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। समझ रहे हैं आप मेरे कहने का मतलब। ठीक है, अंड बंड शंड आएगा, ये समझ लीजिए आप लोकल भाषा में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ रहे हैं। एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगी, चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, चलिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका हम सबसे पहले परिचय पढ़ लेते हैं। मोटा मोटा मैं आपको बता चुकी हूँ। भाग तीन में आते हैं, 36 से 51 तक इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं, और ये मूल अधिकार के जो होते हैं पूरक होते हैं। चलिए, पृष्ठभूमि, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए। डीपीएसपी की अवधारणा आयरिश सिद्धांत के अनुच्छेद 45 से ली गई है। जनरली ये चीज बच्चों को पता नहीं होती है। संवैधानिक प्रावधान, भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी शामिल है। इतना तो आपको क्लियर होगा क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। इसमें भी यही लिखा है कि जो नीति निर्देशक तत्व है भारत के संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, जो कि राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने में और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के निर्देश देते हैं। ठीक, ये मेंस में काम आएगा, अभी कुछ काम का नहीं है। ये तत्व मूल अधिकारों के विपरीत, है ना, पूरक होते हैं, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन इन्हें देश के शासन का आधार माना गया है। आप इसके लिए न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य। नीति निर्देशक तत्व आखिरकार क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से इसे संविधान में रखा गया है। सबसे पहले सामाजिक और आर्थिक न्याय। सामाजिक और आर्थिक न्याय, इन तत्वों का उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी के लिए क्या हो, सुनिश्चित हो, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। संविधान में तीनों तरह की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
का वर्णन है, प्रस्तावना भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। ठीक है। कल्याणकारी राज्य, नीति निर्देशक तत्व राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने का निर्देश देते हैं, जिसका अर्थ है राज्य नागरिकों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, जैसे कि शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, रोजगार से संबंधित, कानूनी सहायता से संबंधित। ये सब क्या है, नागरिकों के लिए अति महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। अगर इसका उल्लेख संविधान में नहीं होगा तो वो बाध्यकारी नहीं होगा। इसलिए इन सब का जो उल्लेख है यहाँ पर किया गया है। डीएस आपके जो किसमें किया गया है, ये आपका डीपीएसपी में किया गया है। डीपीएसपी में मतलब नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, इन तत्वों का उद्देश्य देश में आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, जिसमें सभी लोगों के पास जीवन के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध हो, जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन, रोजगार की गारंटी। नीति निर्देशक तत्वों के कुछ मुख्य प्रावधान, सामाजिक न्याय, समान कार्य के लिए समान वेतन, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्त के समय काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ये सब क्या है, सामाजिक न्याय के अंतर्गत आने वाले तत्व है। क्या क्या, समान वेतन, बेगारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता के समय काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है नागरिकों को। ये कौन कर रहा है, ये मैं या आप नहीं कर रहे, ये हमारे संविधान में वर्णित भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व कह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक न्याय, राज्य की नीति इस प्रकार से चलाई जाएगी कि सभी लोगों के जीवन के पर्याप्त साधन, सभी लोगों को जीवन में पर्याप्त साधन मिल सके और आर्थिक प्रणाली से पैसा और उत्पादन के साधन सार्वजनिक नुकसान के लिए न जमा हो। ये आर्थिक न्याय है। सामाजिक सुरक्षा, सभी को क्या चाहिए, उचित देखभाल चाहिए, शिक्षा चाहिए, विकास के अवसर चाहिए। 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये आरटी के तहत भी हमने पढ़ा। 21 ए अनुच्छेद के अंतर्गत भी हमने पढ़ा। इसीलिए ये जो बात लिखी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लगाइए 3 स्टार। कल्याणकारी राज्य, राज्य बुजुर्गों, बीमारों, असमर्थ लोगों की क्या करेगा, मदद करेगा और कर्मचारियों को न सिर्फ निर्वाह मजदूरी बल्कि बेहतर काम की स्थिति भी क्या करेगा, बेहतर काम की स्थिति और शालीन जीवन स्तर भी देना। किसकी अवधारणा है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत आता है। ठीक, ये सब जैसे सामाजिक सुरक्षा है, आर्थिक न्याय है, कल्याणकारी राज्य है, सामाजिक न्याय, ये सब कुछ किसके अंदर है, हमारे नीति निर्देशक जो तत्व है उनके अंतर्गत। अब नीति निर्देशक तत्व का महत्व क्या है, इनकी आवश्यकता हमें क्यों है, तो ये कुछ कुछ चीजों को क्या करती है, उजागर करती है। जैसे कि संविधान की भावना, जो संविधान की भावना है वो नीति निर्देशक तत्व के अंदर ही जुड़ी हुई है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होगी, कहीं लिखा होगा, कहीं बताया गया होगा कि भाई कैसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, वो सब यहाँ पर आपको दिया है। जैसे संविधान की भावना, नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में निहित है, सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों को प्राप्त करने के साधन है। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, कल्याणकारी राज्य, ये राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के निर्देश देते हैं, जिससे नागरिकों को क्या हो, सामाजिक और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित हो। जो एक लोअर तबके में जी रहे हैं, जो मिडिल क्लास में जी रहे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल नीति निर्देशक जो तत्व है वरदान साबित है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, लाइट नहीं चालू हुआ। ठीक है, मौलिक अधिकार बनाम डीपीएसपी, मतलब कि
मौलिक अधिकार के साथ में किसकी तुलना कर रहे हैं हम? नीति निदेशक तत्व की। मौलिक अधिकार एफआर मतलब कि फंडामेंटल राइट्स के विपरीत क्या होते हैं? डीपीएसपी होते हैं। इनका दायरा असीम है और यह एक नागरिक के अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है, बृहद स्तर पर कार्य करता है। डीपीएसपी में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक है क्योंकि वे राज्य पर सीमाएं आरोपित करते हैं। हमें दिए गए मौलिक अधिकार, हम उसका यूज करेंगे तो वो राज्य पे क्या कर रहा है? सीमाएं, है ना, एक बाउंडेशन लगा रहा है। लेकिन जो हमारे नीति निदेशक तत्व है वो राज्य देता है, तो वो एक प्रकार से बाउंडेशन लगाते हैं नागरिकों पर। दूसरी ओर निदेशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश है। डीपीएसपी कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब अगर कहीं हनन हो रहा है या ये कार्य नहीं हो रहा है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। डीपीएसपी और मौलिक अधिकार साथ साथ चलते हैं। डीपीएसपी मौलिक अधिकार के अधीन नहीं है, अधीनस्थ नहीं है। ध्यान देने योग्य बातें, ये जब मेंस लिखेंगे तब काम आता है। सिद्धांतों का वर्गीकरण, निदेशक सिद्धांत को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये निर्देश निम्नलिखित है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सिद्धांतों का वर्गीकरण, मतलब कि जो आप लोगों को दिए हैं 36 से लगाकर 51, 36 से 51, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा 51 का, जिसमें आएंगी हमारी ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। तो 36 से 51 जो आपके नीति निदेशक तत्व है, इनको बांटा गया है। बांटा कैसे गया है? 3 चरणों में, कि इतने से लगाकर इतने आर्टिकल समाजवादी सिद्धांत में आएंगे, इतने से लगाकर इतने जैसे हमारे पर्यावरण संबंधित है, पंचायत संबंधित है, वो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत, और उदार और बौद्धिक सिद्धांत, 3 श्रेणियों में नीति निदेशक सिद्धांत को बांटा गया है। पढ़ लेते हैं हम फटाफट। सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित नीति निदेशक तत्व, कभी कभी डायरेक्ट आर्टिकल देके भी पूछ लेता है कि किसके अंतर्गत आएंगे, ये गांधीवादी में आएंगे, समाजवादी में आएंगे, या उदार और बौद्धिक में आएंगे, ऐसा भी वो पूछ लेता है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को क्या करता है? बढ़ावा देने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 39, राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। वो कौन कौन सी नीति है? सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, ये राज्य का कर्तव्य है। भौतिक संस्थानों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, है ना। मान लो कोई संस्थान है, वो अपने वर्कर से मतलब 8 घंटे की जगह 10 घंटे कार्य ले रहा है, तो ये सब ना हो, ऐसा ना हो, इसी के लिए नीति निदेशक तत्व है। आर्टिकल 39 जो है आपका यही कहता है। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना, ऐसा ना हो, ऐसी कोई पॉलिसी मार्केट में ना चल रही हो कि एक ही व्यक्ति के पास धन इकट्ठा हो गया, मतलब जो गधा हमाली कर रहा है वो कर ही रहा है, ऐसा ना हो, इसके लिए इस कथन को इसमें लिखा गया है। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। आप कोई कार्य के लिए पुरुषों को 500 रुपए दे रहे हैं और महिलाओं को 400, ना, समान कार्य के लिए समान वेतन देना। एक जैसा ही अगर कार्य है और पुरुष और महिला वो कार्य कर रहे हैं, तो पुरुष को अगर आप 500 रुपए वेजेस दे रहे हैं तो महिलाओं को भी उतना ही देना होगा। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण ना होने देना, ये सब जो है सामाजिक सिद्धांतों पर क्या है? उपस्थित है। तो हमने सामाजिक सिद्धांत में अभी 38 नंबर पढ़ा, 39 नंबर पढ़ा। हम आप लोग देख रहे हैं 40 नहीं है, मतलब 40 और किसी में होगा।
गांधीवादी सिद्धांत में होगा या फिर उदार बौद्धिक सिद्धांत में होगा। वैसे 40 नंबर का आर्टिकल जो है ये गांधीवादी सिद्धांत में है। 38 पढ़ा, 39 पढ़ा। 45 बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। जैसे मान लो कोई बच्चा विकलांग है, हाथ से लिख नहीं सकता, तो आप देखते होंगे बहुत सारों के साथ राइटर जाता है ना, कंडीशन अप्लाई रहती है। अगर बच्चा 10th की एग्जाम दे रहा है तो वो 10th से मतलब 10th क्लास से लगाकर ऊपर का नहीं होना चाहिए, 10th से नीचे का होना चाहिए। तो ये क्या है, ये हमें संविधान अधिकार दे रहा है, कोई स्कूल वाली या जहाँ सेंटर पे हो रही है वो नहीं दे रहा है, ये तो हमें हमारा राइट्स है। इसलिए कहा जाता है कि आप कंपटीशन की तैयारी करें या ना करें, लेकिन संविधान जरूर पढ़ें। चलिए, अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रदान करेगा। कोई महिला अगर गर्भवती है तो उसको जो है गर्भवती होने के नाते लीव प्रदान की जाएगी, मातृत्व अवकाश उसको दिया जाएगा। अनुच्छेद 42 ऐसा कहता है। फिर अनुच्छेद 43 क्या चल रहा है अभी, है समाजवादी सिद्धांत चल रहा है। अनुच्छेद 43 आर्टिकल 43 says राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को क्या करेगा, ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। ये अनुच्छेद 47 है। ठीक, ये सारे आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43 और 47, 1 2 3 4 5 6, ये सब कौन से हैं, समाजवादी। ये आपको याद रखना है, ये समाजवादी सिद्धांत है। अब हम पढ़ने वाले हैं गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत में सबसे पहले अनुच्छेद 40 आता है, राज्य ग्राम पंचायतों को, है ना, जो गांधी जी थे ग्राम पंचायत के बहुत ही हितकर थे, तो ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत है। ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में क्या करना है, संगठित करने की क्या करेगी, उपाय करेगी, कदम उठाएंगी। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। गांधीवादी सिद्धांत में जो गांधी विचारधारा है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक, चलिए 43 बी सहकारी समितियों, गांधी जी बहुत पक्षधर थे इन सभी चीजों के। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण, पेशेवर प्रबंध को क्या करना, बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। ठीक है, जैसे शैक्षिक कैसे, कट ऑफ कम हो जाता है भैया, आर्थिक कैसे, फॉर्म डालने जाओगे तो इनकी फीस कम होती है। ठीक, ये गांधीवादी विचारधारा है। अनुच्छेद 47 राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 गाय, बछड़े और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने, हाँ, मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए भी कहा गया है। ये मन से ही नहीं हो रहा है समाज में, है ना, जैसे हम कहते हैं गौ माता की रक्षा करो, बहुत अभी ये विचारधारा हो गई है। हम किसी होटल में जाते हैं तो बाहर ऐसे एक गौ माता का स्टेचू रखा रहता है, फिर उसमें बोलते हैं आप अपनी हेल्प की राशि डाल सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब गांधीवादी विचारधारा पे आधारित पूरा आर्टिकल है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब आ जाता है उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। अनुच्छेद 44 क्या है, अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि गोवा,
चलिए, अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ क्या बता रहा है? 6 वर्ष तक की आयु, 6 वर्ष तक की आयु। और जो आपका आरटीई है वो कहता है 6 से 14 वर्ष। तो ये यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। यहाँ पर 6 वर्ष तक है आर्टिकल 45 में, बाकी आरटी में 6 to 14, 21A में 6 to 14। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या जो स्थान है उसकी क्या करना? रक्षा करना। ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। जब न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होगी तभी वो स्वतंत्र निकाय बनकर अच्छे से कार्य कर पाएगी। 51 यह घोषणा करता है राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करेगा। तो ये जो नीति निदेशक तत्व है, मैंने बहुत अच्छे से इसके कंटेंट को लिया है और आप लोगों को मैंने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है। चलिए कुछ इसके मतलब जो संशोधन है और जो केसेस है वो अब हम पढ़ लेते हैं। राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारों को क्या करना? प्रोत्साहित करना। ये सब 51 के अंतर्गत है। आगे चलते हैं। अब संशोधन पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान देने योग्य बात कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कान खोल के सुनना है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। स्लाइड भग गई बहुत जोर से, जस्ट वेट करें आप लोग, डर गए आप लोगों से ही है। चलिए, डीपीएसपी में संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें नए निर्देश जोड़कर संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए, जैसे कि 39A को भी जोड़ा गया, 43A को भी जोड़ा गया और 48A को भी जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 39A कहता है कि गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। जब गरीब 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा है तो वो कानूनी सहायता के लिए किसी एडवोकेट को कैसे हायर करेगा? तो इसलिए कहा गया है 39A में कि गरीबों को क्या करना? निशुल्क और कानूनी सहायता प्रदान करना। 43A उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। उसके बाद बताता है पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार। 48A बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों मस्ट 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 बी इम्पोर्टेंट। अगर अच्छा लगे तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, पेपर बिगाड़ के पढ़ लेना। 44वां संविधान संशोधन 1977, इसने धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया, जो घोषित करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूह के बीच स्थित सुविधाओं और अवसरों संबंधित असमानताओं को क्या करेगा? खत्म करने का प्रयास करेगा। इसने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त किया। 44वें संविधान संशोधन पढ़ चुके हैं हम। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, अब किसमें 300 कम है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। चलिए, वर्ष 2002 86वां वो अभी जो मैंने गाना गाया आरटी 21A मौलिक अधिकार बना। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत अभी बताया मैंने आपको। मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के मध्य संघर्ष संबंधित मामले, इनसे कुछ संबंधित मामले हैं, आप इन्हें पढ़ ले, एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं। जैसे चंपकम
दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य, ये 1951 की घटना है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच किसी भी संघर्ष के मामलों में मौलिक अधिकार ही मान्य होगा। ये कब कहा गया? 1951 मद्रास राज्य के घोषणा में। इसने घोषणा की निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और उन्हें सहायता या सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए। इसने यह भी माना संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को लागू करके संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये सारी किसमें बताई गई है आपको? चंपकम दोराई राज बनाम मद्रास राज्य 1951। अब आगे के कुछ फैसले हैं, उन्हें भी थोड़ा सा सरसरी निगाहों से हम देख लेते हैं। ठीक है, रिपीट हो गया ऊपर वाला। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए। 1967 इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि निदेशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह शंकर प्रसाद मामले में अपने स्वयं के निर्णय के विपरीत था। चलिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। 1973 इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ 1967 के अपने फैसले को खारिज कर दिया और घोषणा की संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह अपनी मूल संरचना को नहीं बदल सकती। संशोधन संविधान के किसी भी भाग में, इवन प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया है। मुझे कमेंट में बताओ कि भले आप साल भर बाद इस वीडियो को देखो, लेकिन गुरु दक्षिणा के तौर पे लिख के कमेंट में कि अभी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन किया गया है। 10 बार पढ़ा चुकी हूँ। इस प्रकार संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 21 ये भी पढ़ा दिया, 31 को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। उसका एक लास्ट है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। आशा करती हूँ ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, ठीक, और मुझे आंसर कमेंट में लिख के जरूर दे दे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।